तो सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल करा था और मम्मी को कहा था कि मम्मी तेरा बेटा लग गया सरकारी जॉब में। बहुत सालों से तेरा सपना था, बहुत सालों से तूने मेहनत करी है। सिलेक्शन के पुराने बाद दोस्तों से सबका मैसेज आया है, सिलेक्शन के बाद तो सर सबका मैसेज आया है। मतलब तो जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे सच में मज़ा आया पढ़ने में। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहीं से पूरी मैथ्स करूँगा और मैंने मैथ्स का स्पेसिफिकली सिर्फ आपसे ही पढ़ा है और किसी से नहीं पढ़ा। मैथ्स में ये रहता है कि आप जितना याद करोगे आप उतने वीक होते चले जाओगे और आप जितना ज़्यादा समझोगे आप उतने स्ट्रांग होते चले जाओगे। तो जीएस को तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना पड़ता है और वोकैब्युलरी सेक्शन का भी ऐसा ही है। जो आपने बोला कि बच्चों को मॉक से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, चाहे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हों, चाहे खराब आ रहे हों। ये बताना यार कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले? कुछ राय देंगे आप? अच्छा बताना, पहली जो सैलरी आएगी, कितनी आएगी आपकी और क्या करोगे उस सैलरी से? आप सभी का रमूवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस ब्रांड न्यू एपिसोड में मेरे साथ हैं अक्षय कुमार, भूत बंगला वाले नहीं, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट होने वाले अक्षय कुमार जी। पहले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। होली के एक दिन पहले रिजल्ट आया। ये होली के एक दिन पहले और होली के दिन लगातार रोते रहे इस दुख में कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन कमर कसी इन्होंने और अगले अटेम्प्ट में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। मेरे लिए बहुत खास है, ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि ये हैं अर्जुन मैथ्स बैच जो मेरा चलता है उसकी शान। अक्षय कुमार जी से मिलते हैं और इनकी जर्नी को जानते हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और आपके साथ-साथ उन सभी टीचरों का धन्यवाद जिनका मेरे सिलेक्शन में योगदान रहा है। आपके पापा ने मुझे बाहर बताया कि मेरे लड़के ने तो कमाल कर दिया है। ये शब्द सुन के ना मुझे लगता है पेरेंट्स कितना प्राउड महसूस करते हैं ना, जब उनका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी निकालते हैं। और उनसे मेरी थोड़ी ही बात हुई है, मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट ही बात हुई है, बट कुछ चीज़ें मैंने पूछी। उनकी लाइफ़ का स्ट्रगल भी मुझे लगता है पॉडकास्ट की योग्य है हुँ। कि बिहार के औरंगाबाद से वो 20 साल की उम्र में परिवार की ज़िम्मेदारियों को सँभालने के लिए शहर आए और आज उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज आप पढ़ पाए। वो मौका मिला आपको कि आप इस मुकाम पे पहुँचे, लेकिन आपकी भी तारीफ़ करनी होगी। मौके बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन लोग उसको भुनाते नहीं। आपने वो मौका भुनाया तो आप भी बहुत काबिले तारीफ़ हैं और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद सर। तो अक्षय जी, ये बताओ कि यार जब रिज़ल्ट आया तो क्या कर रहे थे आप? सर एक्चुअली मैं 1 मंथ से बहुत ज़्यादा मतलब एंग्ज़ायटी में था कि क्या होगा, इस बार होगा, नहीं होगा, कहीं पिछली बार की तरह बोनस ना हो जाए, मतलब जैसे पिछली बार हुआ था। तो मैंने जल्दबाज़ी में ऑफ़िस जॉइन कर लिया था और मैं बोनस का मतलब? बोनस का मतलब सर जैसे पिछले साल बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस थे, तो उन पे बोनस हो गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो सही थे, फिर भी एसएससी ने उन पे अच्छा, हाँ, बोनस हाँ, दे दिया पिछले था। साल। जी, जी, जी। तो उसकी वजह से सर मैं एंग्ज़ायटी में मैंने ऑफ़िस जॉइन कर ली थी, तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैं ऑफ़िस में काम कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर उत्सव ने मेरे को कॉल करा, जो मेरा फ्रेंड है, तो उसने बोला कि भाई रिज़ल्ट आ गया है, चेक कर। तो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो मेरे को किसी मेरे दोस्त ने मेरा रिज़ल्ट डाउनलोड करके मेरे को भेजा था। तब मुझे पता चला कि था मेरा सिलेक्शन हो गया है। इनकम टैक्स में जाके कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर, अच्छा डिपार्टमेंट है, काम करके भी वहाँ अच्छा लगेगा। और ये ओएस की जो पोस्ट आई, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट 4200 ग्रेड पे, इसके बारे में थोड़ा बताओगे, मतलब कि क्यों चुना आपने? सर अच्छी पोस्ट है, पहली बात तो डिपार्टमेंट अच्छा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। उसके बाद सर मेरे को थोड़ा वर्क प्रोफाइल ऐसा चाहिए था जिसमें मतलब थोड़ा पावर हो, थोड़ा प्रेस्टीज हो। और मैंने मतलब मेरी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, तो मतलब मैंने को एएसओ वगैरह मिले नहीं, तो मैंने 9वें 10वें प्रेफ़रेंस पे ओएस की पोस्ट डाली थी, तो वो मिल गया मेरे को। तो मैं खुश हुआ था कि ठीक है, इस बार जो है बढ़िया है और डिपार्टमेंट बेसिकली बहुत बढ़िया है। नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट है। मतलब हाँ, इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो और बहुत टॉप रैंक लेके आए हैं लोग, हाँ। राइट? ऑल इंडिया रैंक 56 हुँ, या मतलब ऐसी अच्छी-अच्छी रैंक वाले लोगों ने भी ओएस ऑप्ट किया क्योंकि वैकेंसी भी हुँ, अच्छी खासी वैकेंसी थी अच्छी। और अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत-बहुत बढ़िया। ओएस सर लोगों ने इसलिए प्रेफ़र करा है कि वैकेंसी ज़्यादा है, तो बहुत लोगों को होम स्टेट पोस्टिंग भी मिल जाएगी, तो बहुत सारे लोगों ने इस बार प्रेफ़र करा है। बच्चे कह भी रहे थे टेलीग्राम पे कि हर घर ओएस है इस बार तो। हर घर ओएस। बहुत बढ़िया। ये बताना यार अक्षय भाई कि जब रिज़ल्ट आया, यस सर। तो पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था? कैसे बताया आपने, ये न्यूज़ कैसे शेयर करी उनसे? सर पहली बात तो सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल करा था और मम्मी को कहा था कि मम्मी तेरा बेटा लग गया सरकारी जॉब में। बहुत सालों से तेरा सपना था, बहुत सालों से तूने मेहनत करी है
अब जाओ सबको बताओ और सेलिब्रेट कर, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में ऑफिस से, फिर मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहला कॉल मैंने मम्मी को करा था, फिर उसके बाद पापा को करा तो था। ये मीनवाइल जो जॉब आपने ली थी ये मतलब एक अटेम्प्ट देने के बाद जब नहीं हुआ तो आपने प्राइवेट जॉब ले नहीं, ली? नहीं सर, ये जस्ट मैंने 1 मंथ पहले ही जॉइन करी है जॉब। अच्छा। इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी में मैं था रिज़ल्ट को लेकर मेंस देने के बाद कि मतलब पता नहीं इस बार नहीं हुआ तो मेरे को जॉब तो करनी पड़ेगी। मैं वैसे सर कोचिंग चलाता था, मतलब पार्ट टाइम, मतलब मैं सुबह उठता था 6 बजे और 6 से 2 बजे तक पढ़ता था। किस क्लास के बच्चे? सर 9th टू 12th क्लास को मैं मैथ्स पढ़ाता कब था। से? जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2023 से मैंने पढ़ाना शुरू करा था। मैंने अपनी छोटी सी कोचिंग खोली थी, वहीं पर मैं पढ़ाता था। मतलब मैं 3 बजे तक खुद पढ़ता था घर पे और 3 बजे वहाँ निकल जाता था, फिर 7-8 बजे तक वहाँ कोचिंग चलाता था। उसके बाद आके घर पे 1-2 घंटा पढ़ता था और फिर सो जाता था। हुँ। तो ये क्या प्रेशर हैंडलिंग मैकेनिज़्म थी या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे? सर दोनों थी, मतलब सर एक होता है ना कि मतलब जैसे आप मिडिल क्लास से हो तो आपको घर पे बैठ के प्रिपरेशन करने में थोड़ा बर्डन सा लगता है कि मतलब, और जब आप बाहर जाते हो तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस 12-13 घंटे तो नहीं पढ़ सकते। आपको एक फील ऑफ रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो जब मैं बाहर जाता था तो बच्चों से मिलता था, इंटरेक्शन करता था, मुझे अच्छा भी लगता था। उनकी प्रॉब्लम्स भी जानने को मिलती थी और मैं मैथ्स में शुरू से अच्छा था तो मुझे मज़ा भी आता था पढ़ाने में। इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट टाइम टीचिंग कर लेते हैं, कुछ पेरेंट्स का भी बोझ हल्का हो जाएगा, उनको मेरे खर्चे तो नहीं देने पड़ेंगे एटलीस्ट, और मेरा भी अपना चलता रहेगा, प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं सुबह 7-8 घंटे आराम से निकाल लेता था। एंसेस्ट्रल विलेज आपका कहाँ पर है? बिहार के औरंगाबाद जिले यस में? सर, पापा बिहार के औरंगाबाद ज़िले के छोटे से गाँव तेआप है, वहीं पे रहा करते थे और पापा 20 साल की एज में ही यहाँ पर आ गए थे। तो हमारा जन्म जो है, हमारे सारे भाई-बहनों का जन्म गुड़गाँव में ही हुआ है और हम लोग गुड़गाँव में ही पले-बड़े हैं। अक्षय जी थोड़ा बताइए आपकी कि एजुकेशन कैसे हुई? आपकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन थोड़ा-सा बताएँ इसके बारे में? सर 10वीं और 12वीं दोनों ही मैंने सरकारी स्कूल से प्रिपरेशन करी है। 10वीं तक मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और इतना सीरियस भी नहीं था, लेकिन जब 1 11 सेकंड मैं आपको रोकूँगा अभी। यस, गुड़गाँव में आप थे, यस तो सर। भी यहाँ सरकारी स्कूल से क्यों पढ़ा आपने? सर क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मतलब मम्मी वर्क नहीं करती थी, पापा ही बस कमाते थे और पापा की सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मतलब प्राइवेट एजुकेशन अफ़ोर्ड कर पाएँ, तो हम सारे भाई-बहन सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। हुँ। हमने 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से करी, उसके बाद मैंने जेईई मेन्स का एग्ज़ाम दिया। बोर्ड कौन-सा था आपका सरकारी बोर्ड स्कूल था वाला? सर हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। हरियाणा बोर्ड। तो मीडियम क्या था? मीडियम सर 10th तक हिंदी था और उसके बाद 11th-12th, क्योंकि पीसीएम यहाँ पर इंग्लिश में ही होती है, तो 11th-12th इंग्लिश में थी। अच्छा, जी। उसके बाद सर मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया तो क्वालीफाई हो गया, तो फिर मेरे को वाईएमसीए जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद से मैंने वहाँ पे बीटेक करी। और बीटेक करने के बाद सर मतलब ऐसा था कि मतलब कोडिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार, शुरू से सपना भी था कि मतलब पूरे खानदान में कोई है नहीं सरकारी नौकरी वाला, तो ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, और पढ़ने में अच्छे हैं तो निकाल ही लेंगे। 1 साल 1 अटेम्प्ट नहीं तो 2 अटेम्प्ट लगेंगे, लेकिन निकाल ज़रूर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था सर खुद पर। ओके। तो ये आपने कॉलेज के दौरान सोचा कि अब आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है। यस सर, सीजीएल, यस सर। स्पेसिफिकली सर सीजीएल ही। बाकी कोई और एग्ज़ाम नहीं, नहीं। बाकी मैंने भरे हैं फॉर्म, लेकिन जो मेन फ़ोकस था वो सीजीएल पर ही था। अच्छा, ओके। तो कैसे आपको मतलब फिर आप यूट्यूब पर गए होंगे पता करने के लिए कि क्या-क्या होता है, कैसे होता है, राइट? सो आप मेरे पास कैसे आए? क्योंकि मैं तो ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं करता हूँ, हुँ, शोर-शराबा भी नहीं करता हूँ। यस। तो आप मेरे पास कैसे पहुँच गए सीधे? सर एक्चुअली जो मेरा फ्रेंड था उत्सव, वो मतलब कॉलेज दौरान ही वो पढ़ना उसने शुरू कर दिया था। तो जब मैंने शुरू करा तो मैंने उससे पूछा था कि भाई क्या चल रहा है, कैसे पढ़ता है तू? तो उसने बोला, भाई मैंने पहले 2-3 टीचर्स की वीडियो देखी तो मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि उससे पूछ के देखता हूँ वो किससे पढ़ता है। तो उसने आपका नाम बताया कि रेमो सर से पढ़ के देख, उनका मतलब कंसेप्ट वाइज़ बहुत अच्छे हैं, तेरे को कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़ॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, तेरे को मैथ्स में मज़ा आएगा पढ़ने में। तो जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे सच में मज़ा आया पढ़ने में। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहीं से पूरी मैथ्स करूँगा, और मैंने मैथ्स का स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ आपसे ही पढ़ा है और किसी से नहीं पढ़ा। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट से आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसे लाइक जीएस हो गया। हुँ। तो उसका कैसे पढ़ाई किया आपने बाकी सब्जेक्ट्स? सर इंग्लिश का तो सिंपल रहता है, सभी लोग ब्लैक बुक करते हैं, तो मैंने भी ब्लैक बुक करी, वोकैब्युलरी के लिए? वोकैब्युलरी के लिए सर। और ग्रामर के लिए सर एक चैनल है, मतलब इतना फ़ेमस चैनल नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे करे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस नहीं है। डिवोशन चैनल है, उनके ग्रामर के कुछ 70-80 वीडियोज़ हैं। डिवोशन? हाँ। किसी ने सुना नहीं होगा आज तक नाम वैसे। हाँ। ऐसा लग रहा है भक्ति का चैनल है यार। तो उसी से मैंने सर 70-80 वीडियोज़ थे वही कवर करे इंग्लिश के लिए। तो
और जीएस का सर ऐसा था कि मतलब पिछले साल अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी जीएस में, थोड़ा बहुत जैसे लाइक मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ बताता हूँ। पॉलिटी सर मैंने सबसे पहले पढ़ी थी खान सर से, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, तो फिर एक चैनल है यूट्यूब पर, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोज़ हैं उसके, बुक्स तवा नाम है उसका। उन्होंने हिस्ट्री की बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोज़ बना रखी हैं, पॉलिटी की बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोज़ बना रखी हैं और इकोनॉमिक्स की। तो ये 3 सब्जेक्ट मेरे वहाँ से कवर हो गए। उसके अलावा ज्योग्राफ़ी जो है वो यूट्यूब पे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से डिफरेंट टॉपिक सर्च करके पढ़ा है। और जो आपका लाइक स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके भी बहुत सारे लाइक परमार एसएससी से मैंने स्टैटिक जीके करी है और करंट अफेयर्स के लिए इंडोलोगस चैनल है, वहाँ से करा है। अच्छा, रीज़निंग? रीज़निंग सर मैंने यूट्यूब से ही करा है, यूट्यूब पे एक टीचर हैं सौरभ सर जो कि अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं, उनसे करा है। इंग्लिश में जो बाकी सेक्शंस हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, क्लोज़ टेस्ट वगैरह है, ये कहाँ से किया आपने? सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का बेसिकली ये रहता है कि आप जितना ज़्यादा मतलब मॉक्स दोगे, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, आपकी धीरे-धीरे अच्छी होती जाएगी। तो उनके लिए हमने बेसिकली ज़्यादातर मॉक्स पे रिलाई करा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक्स दो, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बनती रहे। आपको पता चले कि एरर्स क्या हैं, क्या नहीं है, कहाँ पर आपको क्या फ़िल करना है। वो जब आप पढ़ते हो तभी आपको पता चलता है, तो उसके लिए मोस्टली मॉक्स पे ही रिलाई करा है। डेली कोई रीडिंग हैबिट वगैरह थी आपकी? नहीं सर, डेली कोई रीडिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन हम मॉक्स डेली देते थे। डेली मॉक हाँ, टेस्ट। डेली मॉक बट टेस्ट। मॉक आपने सिलेबस खत्म करने के बाद देना शुरू किया होगा ना? हाँ सर, मतलब ऐसा था कि मतलब हमने शुरू में 6-7 महीने कोई मॉक वगैरह नहीं दिए। पहले फ़ोकस था कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करा जाए सारे सब्जेक्ट का, उसके बाद ही मॉक देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले मॉक देने का रेलेवेंस भी नहीं है। जब तक आपको चीज़ें आती ही नहीं है, तब तक आप मॉक दे के क्या ही करोगे? फिर आपका डिमोटिवेशन हो जाएगा कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो उससे बेटर है कि पहले आप अपना कंप्लीट कर लो सिलेबस, उसके बाद ही आप मॉक स्टार्ट करो। अब आप अर्जुना मैथ्स के अर्जुन हो, तो आपसे मैथ्स के बारे में ज़रूर मैं सवाल पूछूँगा। आपने बोला कि आपको मैथ्स पढ़ के मज़ा आया। यस सर। स्पेसिफिकली बता सकते हो कि आपको कोर्स से क्या-क्या सीखने को मिला? कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब आप बैच में आते हो तो एक एक्सपेक्टेशन लेके ज़रूर आते हो। यस सर। तो किन एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? सर जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं मतलब इतना मतलब मुझे टॉपिक्स भी नहीं पता थे, लेकिन जैसे-जैसे आया तो मुझे पता चला कि सबसे पहले मैंने आपका परसेंटेज का वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, मुझे ज़्यादा रटना नहीं पड़ रहा है, मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, मैं चीज़ें सॉल्व कर पा रहा हूँ बिना याद करे चीज़ों को। मैथ्स में ये रहता है कि आप जितना याद करोगे आप उतने वीक होते चले जाओगे और आप जितना ज़्यादा समझोगे आप उतने स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। तो मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की, और आपका जो ज्योमेट्री का वीडियो है सर, ज्योमेट्री की जो सीरीज़ है वो तो सर फैबुलस है मतलब। उसके बाहर तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब वो कर लो तो मतलब सब कुछ हो जाएगा आपका कवर। एडवांस मैथ सर सेक्शन बहुत अच्छा है। और जो हमारा अरिथमेटिक पार्ट है वो सर हमारा पहले से अच्छा था, क्योंकि हम बीटेक बैकग्राउंड से हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। परसेंटेज और रेशियो, क्योंकि आप अरिथमेटिक सेक्शन अगर देखते हो तो सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें। तो वो इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 टॉपिक्स हमने ज़्यादा अच्छे से कवर करे थे, परसेंटेज और रेशियो। अरिथमेटिक क्या कहें, पूरे मैथ्स में ही यस सर। कैलकुलेशन स्पीड की नीड होती है। यस। आपकी कैलकुलेशन की नीड को अर्जुना मैथ्स ने कैसे फुलफिल किया? सर उसमें कुछ-कुछ लाइक मल्टीप्लिकेशन, एप्रोक्सीमेशन और जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि हाउ, मतलब जब आते हैं कि व्हिच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर या अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें जो आपका कांसेप्ट है लाइक आप उसको परसेंटेज में देखो, आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में चेंज करके देखो, जिसमें आपको ईज़ी पड़ता है उस मेथड से आप जाओ। तो वो सर बहुत काम आता है पेपर में जब भी आप क्वेश्चन करते हो। तो सर सीजीएल में यही है कि आपका सारा खेल टाइमिंग का है। अगर आप बिल्कुल। नहीं कर पाओगे टाइम पे क्वेश्चन, अगर आप कर ले रहे हो, टाइम ज़्यादा ले रहे हो, तो इस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाते हो, आप अप्रॉक्सिमेट कर सकते हो चीज़ों को। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन था, उसमें अप्रॉक्सिमेट करके ही लगाना था आंसर, तो उन चीज़ों में बड़ा फ़ायदा रहता है अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है। राइट। एक चीज़ और बताना आप कि अर्जुना बैच हमारा फाउंडेशन बैच है, राइट? जिसमें हम पूरा हर क्लास में आपको शीट्स मिलती हैं, उसमें ढेर सारे सवाल होते हैं। यस, मतलब मुझे याद है ट्रिग्नोमेट्री में 300 के आस-पास सवाल कराते यस। हैं यार हम, नंबर सिस्टम में तो पता नहीं कितने सवाल कराए हैं मैंने। उनको करने के बाद क्या आपको बाहर से कोई बुक्स वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, अगर आप शीट्स कर लेते हो तो आप फिर सीधा मॉक्स पे चले जाओ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का जो रेलेवेंस है वो मॉक से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आपके पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एसएससी पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब डेटा वगैरह चेंज करके।
तो आप एक बार सिलेबस ख़त्म करते हो, आप सीट्स लगा लो और सीट्स के बाद आप सीधा मॉक पे चले जाओ। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे कि मैं इसकी भी कर लूँ, उसकी भी कर लूँ, तो आप फिर फँसे रह जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए देखना पड़ेगा कि मुझे कितने कम टाइम में मैं कितने ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। बैटल ग्राउंड, हाँ, मॉक असली बैटल ग्राउंड मॉक है। असली बैटल। और सच्चाई ये है अक्षय भाई कि बहुत सारे बच्चे ना मॉक देने से डरते हैं। वो कहते हैं सर डर लग रहा है मॉक देने। मैंने कहा भाई साहब वो ज़रूरी है। अगर आपके नंबर कम भी आएँगे तो वो आईना ही दिखा रहे हैं आपको। कई बच्चे इसलिए नहीं सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो मॉक कम लगाते हैं। कई बच्चे प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं कर पाते हैं। हुँ। मॉक लगाए बगैर तो काम होना ही नहीं है। अच्छा कितने मॉक लगाए थे आपने ज़रा बताना? सर मॉक हमने लाइक मतलब मेंस के तो 2017 से लेके 2022, 23, 24 तक जो हैं सारे लगाए हैं। मैथ्स तो यार उसमें 100 क्वेश्चन वाली है, तो वो क्यों लगा रहे थे आप जब 30 वाला है तो? सर हमें ये था कि सर देखो 26 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो पेपर में हर कोई कर लेता है मैथ्स के। हमें प्रैक्टिस करनी है उन 5 क्वेश्चन के लिए जो कोई नहीं कर पाता। हुँ। तो जब तक आप चीज़ों को डीपली जाके नहीं पढ़ोगे वो 5 क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे और वो 5 क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करने हैं। अगर वो आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए सर हमने डिसाइड करा था कि लाइक जीएस ऐसा पार्ट है हर कोई करेगा, रीजनिंग ऐसा पार्ट है हर कोई करेगा। जो दूसरा पार्ट है इंग्लिश वो भी मोस्टली लोग कर लेते हैं। मैथ्स में लोग फँसते हैं क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिस करके नहीं आते। तो मैथ्स सर हमने सोचा था कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी करेंगे इस साल क्योंकि पिछले साल सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि इस बार सारे मॉक्स देंगे और प्री के भी हमने पीवाईक्यूज़ मोस्ट ऑफ द जितना कर सकते थे करा है। लाइक 100-200 मॉक्स तो करे ही होंगे। नहीं वो सच्चाई भी वही है कि एग्ज़ाम में आपको टाइम्ड मोड में यस। एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे हो आराम से चाय पी चुस्की ले रहे हो और सवाल लगा रहे हो। वहाँ तो भाई प्रेशर होगा ना। प्रेशर में सवाल निकालने हैं तो पहले प्रेशर की आदत तो डालोगे। मॉक एनालिसिस कैसे करते थे आप? सर मॉक एनालिसिस ऐसे करते थे लाइक जैसे कि टेक्स्ट बुक पे हम मॉक्स देते थे जनरली तो उस पे टाइमर दिखाता है मतलब आपने कितने टाइम में अटेम्प्ट करा है और एवरेज टाइम क्या है उस क्वेश्चन का। तो हम अगर ऐसा लगता था कि हम एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो हम कहीं न कहीं पीछे हैं, तो हमें उसका एक बेटर वर्ज़न ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हम रिसर्च करते थे। मैं और मेरा फ्रेंड हमेशा डिस्कस करते थे मॉक्स को कि यहाँ पे क्या कमी है, इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। और परसेंटाइल वगैरह देखते थे कि मतलब कितने बच्चे हमसे आगे चल रहे हैं या कितने हमसे पीछे चल रहे हैं। लाइक मॉक एनालिसिस लाइक टियर 2 के लिए मॉक एनालिसिस तो सर बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक को एनालाइज़ नहीं करते हो आप कोई-कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं सर जिसमें आप हर बार फँसते हो। हुँ। लाइक वो टॉपिक ऐसा हो जाता है कि आपको पेपर में भी वो फँसाएगा, तो उसको आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। जैसे आप मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है ये मेरा वीक तो मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो उस पे आपको ज़्यादा काम करना होगा। बाकी सब्जेक्ट जो हैं जैसे लाइक इंग्लिश वगैरह है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ रीडिंग में दिक्कत आ रही है या वोकैब्युलरी सेक्शन में दिक्कत है। रीज़निंग वगैरह में तो सर इतनी दिक्कत नहीं आई मुझे और जीएस वगैरह तो सर वही है आप जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा चीज़ें करोगे उसी में काम बनेगा आपका और तो कोई बात नहीं है। नंबर बताइए आप ज़रा कितने-कितने लाए हो यार? सर मेरे मैथ्स में 75 है, रीज़निंग में 79 है, इंग्लिश में 110 है और जीएस में मेरे 56 हैं। 56 नंबर, यस जीएस सर। तोड़ा आपने इस बार। इसके पहले अटेम्प्ट में जीएस में कितने थे? इसके पहले अटेम्प्ट में सर जीएस में बहुत कम थे, याद नहीं है लेकिन बहुत कम थे 20-25 ही नंबर थे शायद। जीएस में अच्छा इम्प्रूवमेंट आपने किया राइट? और सेल्फ स्टडी से? हाँ सर, सब सेल्फ स्टडी करी है, कहीं नहीं गया, जो भी करा है यूट्यूब वगैरह सब इसी से करा है। बहुत बढ़िया। मॉक की एनालिसिस में कितना टाइम आप देते थे? एक मॉक मान लेते हैं कि टियर 1 का मॉक है तो 1 घंटे का मॉक होगा। यस सर। तो थोड़ा-सा बताओ एनालिसिस में कितना टाइम देते थे आप? सर टियर 1 के जो एनालिसिस है उसमें मिस मोस्टली आप एनालाइज़ जो करते हो चीज़ों को वो ज़्यादा मैथ सेक्शन करते हो और इंग्लिश सेक्शन करते हो। तो मैथ सेक्शन में सर ऐसा है कि मतलब जो मैंने एक बार में कर दिया, जो मुझे क्वेश्चन्स देखते ही हो रहा है, तो उन क्वेश्चन्स को मैं छोड़ देता था कि ये तो मेरे से हो ही जाएगा। जिन क्वेश्चन में फँसता था या मुझे लगता था मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया, तो उन क्वेश्चन को मैं 2-3 बार कोशिश करता था कि क्या कोई बेटर वर्ज़न ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है? क्या मैं किसी और तरीके से सोच सकता हूँ इन क्वेश्चन को? तो उस तरीके से सोचने की कोशिश करते थे, तो थोड़ा बहुत सर्च करते थे कि भई और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो उस तरीके से आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप टाइम पे आपको क्वेश्चन करने हैं। और इंग्लिश सेक्शन में देखते थे कि कहाँ पे हमसे दिक्कत हो गई, कोई रूल हमने मिस कर दिया या क्या कर दिया, उन चीज़ों को हम देखते थे। और जीएस सेक्शन सर ऐसा रहता था कि मतलब पूरा ही पढ़ लेते थे, मॉक के बाद उसका पूरा नीचे आता है ब्रीफ जो भी रहता है क्वेश्चन का, तो वो पूरा जीएस का ब्रीफ पढ़ लेते थे। और जो नोट्स चीज़ बनाते थे? हाँ। मॉक से? मॉक से सर क्वेश्चन मैथ्स के मैंने सिलेक्टिव बनाए हैं और जीएस वगैरह का सर इतना नहीं बनाया क्योंकि जीएस का मेरे जो नोट्स थे वही बहुत थे।
कुछ चीज़ें याद रह जाती थी। मैथ्स का तो सर बनाया है क्वेश्चन, जो लगता था कि हाँ, ये टॉपिक पे मैं बार-बार फँस रहा हूँ, तो उसके क्वेश्चन्स मैं नोट कर लेता था कि हाँ, ये मेरे को अच्छे से करना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि बच्चे कई बार तैयारी करते हैं, ठीक है? लेकिन भूल जाते हैं और भूलना बहुत कॉमन है। जैसे कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि सर जो पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ भूलना ज़रूरी है। अगर आप भूल नहीं पाओगे तो आप जी भी नहीं पाओगे, है ना? कई बुरी यादें होती हैं, उनको भूलना पड़ता है। तो भूलना हमारे अंदर वायर्ड है। लेकिन अब ये है कि अगर कोई चीज़ हमें रिटेन रखनी है लंबे समय तक, तो उसके लिए फिर हमें कहीं न कहीं बार-बार उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, है ना? तो क्या थी आपकी रिवीज़न स्ट्रैटेजी? कैसे आपने चीज़ों को रिवाइज़ किया? रिवीज़न प्लान मतलब मैं चाहता हूँ आप बताओ? सर रिवीजन का ऐसा है, जैसे कि मैं मैथ्स सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करूँ, तो उसमें आपको क्वेश्चन ऑफ टाइप में ही आप फँस सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट में फँस रहे हो। कॉन्सेप्ट में बहुत कम ही फँसता था, टाइप ऑफ क्वेश्चन में कई बार फँस जाता था। तो उसका मैं ट्राई करता था कि किसी तरीके से बेटर सॉल्यूशन में, बेटर अप्रोच से मैं जा सकूँ। बाकी सर जीएस में पिछली बार बहुत कम नंबर आए थे, तो इस बार जीएस पे बहुत ध्यान दिया है, बहुत अच्छे से करा है। मतलब हिस्ट्री की, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ देखी। और रिवीजन का सर ऐसा है कि मतलब आपको जीएस तो ऐसा है कि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे, अगर आप 1 महीने भी आपने छोड़ दिया, तो आपके दिमाग से चीज़ें निकलने लग जाएँगी, आउट होने लग जाएँगी, जीएस ऐसा है। तो जीएस को तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना पड़ता है। और वोकैब्युलरी सेक्शन का भी ऐसा ही है कि जब एग्ज़ाम आए, आप चीज़ों को रिवाइज़ करो। एक बार तो सर टाइम लगता है वोकैब्युलरी 3 महीने, 4 महीने। उसके बाद आपको हर महीने पूरी वोकैब्युलरी रिवाइज़ करनी ही है, वरना आपसे स्किप हो जाएँगी। जब आप एक्चुअल पहुँचोगे टेस्ट में, तो फिर आपको पेन देगा कि ये चीज़ मैंने क्यों नहीं रिवाइज़ करी। ये चीज़ तो बहुत ईज़ी है, मुझे रिवाइज़ करके आना चाहिए था। तो अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे, तो वो चीज़ें आपको एक्चुअल पेपर में बहुत पेन देंगी। डेली प्लान बता सकते हो आपका पढ़ाई का कैसे होता था कि मतलब सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है? कोई टाइम टेबल वगैरह बनाते थे आप? सर ऐसे स्पेसिफ़िकली टाइम टेबल तो नहीं बनाया है, बट मेरा यही रहता था कि सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, 6 सवा 6 में उठ जाता था और 7 साढ़े 7 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था, क्योंकि फिर मुझे शाम को कोचिंग भी जाना होता था, तो उसमें कोई वो नहीं कि मतलब नहीं पढ़ेंगे आज, सुबह ऐसा खुद कुछ नहीं। पढ़ते थे और शाम को कोचिंग पढ़ाते थे, हाँ, है ना? बहुत बढ़िया। एक चीज़ और मैं टोकूँगा यार आपको, यहाँ पर अभी रोकूँगा। बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं हार्ड वर्क को रिलेट किया जाता है ना, वो बोलते हैं कि बर्न मिडनाइट ऑयल। यस। मतलब रात को जो जग के पढ़ रहा है वही हार्ड वर्क कर रहा है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए? दिन में होना चाहिए या रात को होना चाहिए? तो मैं हमेशा यही समझाता हूँ कि देखो, जब पढ़ाई हो तो वो बेस्ट शेड्यूल है आपके लिए। अगर कोई चॉइस है ही नहीं आपकी, आप मुझसे ही पूछ रहे हो मान लिया, तो सुबह पढ़ो ना उठ के, नेचर की साइकिल के साथ रहो, है ना? बट कई बार लोगों को लगता है कि रात में जो आदमी 9 बजे सो गया, 10 बजे सो गया, वो कम पढ़ रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक समय जब मैं तैयारी करता था जेईई की। तो उस टाइम पे मुझे दिखता था कि लोग 4 बजे तक रात को पढ़ रहे हैं, कोई 3 बजे तक पढ़ रहा है, कोई रात भर सोता ही नहीं था। तो उसके बारे में लोग बात करते थे और मैं नॉर्मल शेड्यूल वाला आदमी था, है ना? गाँव का आदमी था, तो मैं सुबह 5 बजे उठने वाला, 4 बजे उठने वाला आदमी था। मैं उस शेड्यूल में रहता था। तो मुझे लगता था कई बार दबाव लगता था कि मैं कम पढ़ रहा हूँ। बट ये देखो आप कि कोई भी शेड्यूल काम करता है। अरे भाई साहब सुबह उठते थे बढ़िया, जो इनको टाइम सूटेबल लगता था उस टाइम पे आप पढ़ाई करते थे। मेरा तो सर ऐसा था कि मैं मतलब रात को 10 साढ़े 10 के बाद तो मैं नहीं जग सकता, रत्ती मतलब गुल। हाँ, उसके बाद तो मेरे को नींद आनी ही है, उसके बाद तो कितना भी कर ले कोई रोक नहीं सकता मेरे को नींद आने से। अक्षय कुमार वाली क्वालिटी है आपके अंदर। वो भी सुबह 3-4 बजे उठने वाला आदमी है, रात को जल्दी सोने वाला। है ना? वेरी गुड। तो मैं सुबह ही उठता था, 6 सवा 6 उठ जाता था, 7 सवा साढ़े 7 पढ़ने बैठ जाता था, उसके बाद लगातार 2 बजे तक बीच में खाना वगैरह खाया और 2 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद थोड़ा बहुत तैयार हुआ और कोचिंग के लिए निकल जाता था। तैयारी के दौरान कुछ फ़ेजेज़ बताओगे जब लगा कि यार गड़बड़ है, होगा नहीं? सर वही है सर, जब पिछले साल बहुत उम्मीद थी सर, क्योंकि मेरे 315 मार्क्स थे पिछले साल भी। अगर बोनस वगैरह नहीं होते और नॉर्मलाइज़ेशन जो 20 की शिफ्ट में हुआ था, अगर वो नहीं होता तो मेरा पिछले साल भी सिलेक्शन के चांस थे, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद लगा कि पता नहीं क्या होगा। और एक तो सर हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हम लाइक बीटेक कर रखी है, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अच्छे-अच्छे पैसे कमा रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, लाइक जिसकी सैलरी लाख-लाख से ऊपर है। तो वो सर एक पीयर प्रेशर भी रहता है कि भाई हमें भी कुछ करना है, अब हमने जिस फील्ड को चुना है उसी फील्ड में हमें एक्सेल करना पड़ेगा। तो हमने ये प्लान, जब रिजल्ट आया सर होली वाले दिन, तो उस दिन तो हम टूट गए थे कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया यार, हमने तो बहुत प्रिपरेशन करी थी। 15-20 दिन तो सर ऐसा ही रहा, टूटा रहा बिल्कुल ही। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आने वाला था, तो जून की बात हो गई थी कि जून में एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो हमने सोचा 2-3 महीने ही हैं, प्रिपरेशन में कोई लैक नहीं है।
थोड़ा बहुत सिस्टम फेलियर है, थोड़ा बहुत हमारा फेलियर है, तो उन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे और ट्रस्ट करेंगे कि इस बार खुद पे कि इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे चाहे जो हो जाए। अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करेंगे इस बार। मोटिवेशन वगैरह के लिए क्या मैकेनिज़्म था आपका? मतलब सेल्फ मोटिवेशन या फिर सर मोटिवेशन तो मेरा मोस्टली सेल्फ रहा है, लाइक पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं तो पेरेंट्स को देखकर लगता है कि अब इनकी भी मतलब इनको भी अब वो चाहिए जीवन में, वो जिसको इनको प्राउड हो कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है वो इतना पढ़ लिख के एक सही पोजीशन पर आ गया है। तो मेनली मोटिवेशन तो आपका मेरा तो वही रहा है सर। और आई थिंक इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता यार। मतलब कहते हैं ना कि यार एक बार अपने पेरेंट्स को देखो कि किस उम्मीद के साथ चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो देश है ना, यहाँ पर पेरेंट्स जितना बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक वो सफल ना हो जाए। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, बहुत अच्छी जगह पर है। उसके पेरेंट्स ने उसको जेईई की तैयारी कराने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी थी। मुझे आज भी याद है वो। और वो लड़का आज की डेट में ओएनजीसी में है, अच्छा। बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, बड़ा-सा घर बनवा लिया, घर में सब कुछ किया उसने। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने वो सैक्रिफ़ाइस किया, खेत बेच दिया कि इसको पढ़ाना है। तो हम यही कहते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसे देश में हैं जहाँ पर पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर पापा डाँटते हैं या अच्छे से बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ प्रसाद है। ले लो भाई, ये सब आपके लिए ही है। बिल्कुल सर, पेरेंट्स का सर सपोर्ट रहता है। ये पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब हम जहाँ पर हैं हमारे बच्चे उससे ऊपर उठ के कहीं जाएँ। ऐसी जगह जाएँ जहाँ हमें भी लगे कि हाँ, हमारा बच्चा यहाँ काम कर रहा है, हमारा नाम। पेरेंट्स सर बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एक ना एक दिन हम अपनी मेहनत से उनको वो मुकाम उनको उस जगह पर ले जाएँ जहाँ पर वो डिज़र्व करते हैं जाना। जहाँ पे उनकी मेहनत पहुँचनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि हाँ, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है हमारे पीछे। और ये रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है अक्षय भाई। यस। कई बच्चे क्या होता है ना, तैयारी में वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनके पेरेंट्स का क्या सैक्रिफ़ाइस है, भटक जाते हैं, यस। है ना? और फिर एक बार समय निकलने के बाद ना कुछ बचता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िम्मेदारी समझ के जो मैं कहता हूँ ना, सबको मौका नहीं मिलता है। अगर मौका मिला है, तो फिर उसके लिए कोशिश तो पूरी पुरज़ोर होनी चाहिए। अक्षय भाई, तैयारी के दौरान क्या मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ करते थे कि नहीं? सर अब उन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचता था क्योंकि मुझे शाम को जाना भी पड़ता था। तो मतलब मैंने एक बार जिम जॉइन करा था, तो जिम में भी ऐसा था कि मतलब आप जाओगे, वहाँ पे वर्कआउट करोगे, फिर आप खा के खाओगे, डाइट वगैरह लोगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो फिर मैंने 1 महीने करके वो भी छोड़ दिया कि नहीं भाई पहले सिलेक्शन लेना है, उसके बाद जिम वगैरह जितने शौक है, सब बाद में पूरे करेंगे। अभी इस चीज़ पे फ़ोकस करा जाए क्योंकि आपको शाम को भी वहाँ जाना है, तो आपको वो भी टाइम कवर करना है और ये भी टाइम कवर करना है। और सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते थे आप? सर सोशल मीडिया का पढ़ाई के लिए तो सर बहुत इस्तेमाल करते थे। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए सर वही है कि जैसे ब्रेक्स वगैरह जैसे आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा कंटिन्यू स्टडी कर ली, तो 5-10 मिनट रील स्क्रॉल कर लिया बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं और 5-10 मिनट में रोक पाते थे खुद को? हाँ सर 5-10 मिनट में रोक लेता था। क्योंकि वो सर था अंदर से कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, प्री इससे ज़्यादा डिसाइडेड, हाँ। है ना? वरना क्योंकि अगर आप प्री डिसाइडेड नहीं हो, मेरे साथ कभी-कभी ऐसा हुआ है कि सुबह-सुबह मैं उठा हूँ और फ़ोन उठा लिया मैंने और 2 घंटे निकल गए क्योंकि मैं रील स्क्रॉल करता रह गया। फिर मैंने इस बिहेवियर को चेक किया। अभी मैं फ़ोन स यूजुअली मैं फ़ोन उठाता हूँ दिन में 1 बजे, उसके पहले मैं फ़ोन ऑन ही नहीं करता हूँ। फ़ोन के साथ मैंने रहना ही छोड़ दिया है, ऐसा बनाया है खुद को। क्योंकि बहुत मुश्किल है कंट्रोल कर पाना। अगर आप प्री डिसाइडेड नहीं हो, जैसे आपने बोला 5 मिनट में कर लेते, तो बहुत बड़ी बात है यार ये, बहुत बड़ी बात है। एक और चीज़ मुझे बताना आप कि जब भी आप तैयारी करते थे, एक बड़ा अच्छा एलिमेंट आपके साथ रहा है, 2 दोस्त आप थे, दोनों सेम बैच में थे, तो आई थिंक डिस्कशन भी ईज़ी हो जाता है ना मेथड्स को लेके, यस सर। है ना? क्योंकि अगर ए बी रूल आपको पता है, तो उसको भी पता है, हुँ। ठीक है? किसी और को शायद आप उतना रिलेट ना कर पाओ। हुँ। ये जो स्टडी है, जिसको हम ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, ग्रुप बहुत बड़ा वर्ड होता है और ज़्यादा लोग होते हैं, तो पढ़ाई-वढ़ाई हो नहीं पाती है। 2 लोगों का साथ होना सेम जर्नी में, आप दोनों का पहले अटेम्प्ट में नहीं होना, फिर दोबारा एक साथ होना, कितना हेल्प रहा इस एक दोस्त की वजह से तैयारी में? सर लाइक मतलब बहुत हेल्प रहा सर, लाइक दोनों का मतलब ग्रेजुएशन के बाद से ही डिसाइड हो गया था कि अब दोनों को हम दोनों को सीजीएल करना है और पिछले साल दोनों का ही नहीं हुआ था। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मॉक एनालिसिस हो गया, दोनों मॉक देने के बाद आपस में डिस्कशन करते थे कि यहाँ पे हमारी मेरी कमी रह गई या यहाँ पे उसकी कमी रह गई, कहाँ पे मैं उसको अच्छा बता सकता हूँ, कहाँ पे वो मेरे को अच्छा बता सकता है क्वेश्चन वगैरह में। और कंटेंट वगैरह में भी लाइक
कुछ चीज़ें हैं जो उसको पता है, मेरे को नहीं पता कि हाँ भाई ये कंटेंट जो है पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। कुछ कंटेंट मेरे को पता होता था कि ये पढ़ना ज़रूरी है, तो हम दोनों आपस में शेयर करते थे। मतलब एक ही दोस्त था सर उससे, जिससे मतलब 2 सालों में बात होती रही, बाकी तो मतलब कि इससे बात करने का मन नहीं करता है जब आप प्रिपरेशन फ़ेज़ में रहते हो। क्योंकि बाकी दोस्त सही जगह पर हैं, सही जगह नौकरी कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं करता उतना बात करने का। तो मेनली मेरी इसी से बात होती थी और हम दोनों आपस में बहुत कंटेंट शेयर करते थे, बहुत डिस्कशन भी करते थे कि भाई यहाँ कमी रह गई, इसको ठीक करना चाहिए। तो बहुत हेल्प मिलती है सर जब आपका मतलब ऐसा है जो कि मतलब सच में प्रिपरेशन कर रहा है आपके साथ। आप 2 ऐसे या 3 ऐसे दोस्त हो, जिनका पूरा डेडिकेशन है कि भाई करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। पुराने दोस्तों से बात हुई सिलेक्शन के पुराने बाद? दोस्तों से सर सबका मैसेज आया है, सिलेक्शन के बाद तो सर सबका मैसेज आया है, मतलब उनका ही मैसेज आया है जिनको पता नहीं मैं 5 साल 10 साल से जानता भी नहीं हूँ। उन दोस्तों का ही मैसेज आया है सर। तुरंत ही ना आपका जो सोशल स्टेटस और हायरार्की ना बदल जाती है। यस। परसेप्शन बदल जाता है लोगों का तुरंत ही, है ना? कि अब इनकम टैक्स में है लड़का। ठीक है। और बताइए तैयारी के बाद सिलेक्शन लेना, इसके बाद क्या चेंज अब आपको लग रहा है जब आपका सिलेक्शन हो गया है? सर अब सिलेक्शन हो गया है तो सर अब ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स का बर्डन कम हो जाएगा। उनको ये लग रहा था कि कोई एक बेटा अच्छी जगह पे चला जाए तो हमारा प्रेशर थोड़ा कम हो, हमें थोड़ा सोसाइटी में अब फ़ील हो बेटर, तो वो बर्डन कम हो जाएगा। दूसरा ये अब उनको अपने बच्चों के लिए सोचना नहीं है कि अब बच्चा क्या करेगा। अब उसको अब उन्हें पता है, अब उन्हें पूरा वो है कि अब जहाँ पहुँच गया है वहाँ से अब वो उसकी लाइफ़ बेटर ही होगी, ख़राब नहीं हो सकती। तो उनके लिए बहुत अच्छा लगता है सर। राइट। अब मैं अक्षय जी एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूँगा हुँ। क्योंकि हमारी पॉडकास्ट के पहले भी बात हो चुकी है, तो मैं आपके बारे में अब सब कुछ जानता हूँ। ये बताना यार कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले? कुछ राय देंगे आप? सर ब्रेकअप वगैरह का तो सर देखो सर सबसे पहले तो रिलेशनशिप का यही है कि मतलब आप पहले तो अगर आपका पहले से है तो ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन के दौरान चीज़ों को कंटिन्यू करना चाह रहे हो या स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो चीज़ बहुत बेकार है। मतलब उस चीज़ में तो आप फँसो ही मत, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो किसी चीज़ को तो आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ का टाइम छूट जाएगा। तो आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आप पहले से हो, आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो फिर आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज़ आपको पता है कि आपको फाइनल कहाँ पहुँचना है। अगर आपको बीच में डिस्ट्रैक्शन लग रहा है तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो। आप किस कैटेगरी में थे? पहले वाले में या तैयारी के दौरान वाले में? सर मैं अभी किसी कैटेगरी में नहीं हूँ। आप नहीं हो? अभी नहीं सर। ऑन कैमरा आप पूरी बात बता नहीं रहे मुझे। ठीक है। ख़ैर ये बताइए मुझे कि जो नया बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, अभी सेक्शनल टाइमर एसएससी में इंट्रोड्यूस हो गया है। तो सेक्शनल टाइमर में कैसे तैयारी जो है बच्चे को करनी चाहिए? क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्योंकि बहुत डर भी है लोगों के अंदर कि सेक्शनल टाइमर आने के बाद स्पेशली मैथ्स सेक्शन में चैलेंज लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है आपको किस तरह से बच्चों को देखना चाहिए इस परिवर्तन को? सर अब जैसे-जैसे चेंजेस होते हैं बच्चे वैसे-वैसे अडैप्ट करते हैं। जैसे लाइक 2022 के बाद पैटर्न चेंज हो गया, तो बच्चों ने अडैप्ट करा धीरे-धीरे करके। टाइम लगेगा बच्चों को ऑब्वियसली। 15 क्वेश्चन में मैथ्स के, बाकी सेक्शन पे तो सर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीएस में तो बच्चे 15 मिनट बहुत है करने के लिए। रीज़निंग भी आई थिंक इनफ है और इंग्लिश भी इनफ है। मेन जो चैलेंज है वो बच्चों को मैथ्स में ही चैलेंज है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना बड़ी बात है। इस चीज़ में सर हमें ये देखना होगा कि जो बहुत सारे टीचर कहते हैं कि आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको वो सीखनी पड़ेगी कि आपको किन क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उन क्वेश्चन को आप देखते ही स्किप करो। क्योंकि अगर आप उनमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपके बाकी जो क्वेश्चन्स हैं वो छूट जाएँगे, जो कि ईज़ी है, जो कि सारे बच्चे करेंगे और आप उनको नहीं कर पाओगे, तो आप कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे। और बाकी धीरे-धीरे जैसे-जैसे मॉक्स आने लगेंगे सेक्शनल के, आप मॉक्स तो आप धीरे-धीरे अडैप्ट करोगे, बेटर हो जाएगा। और सर ऐसा तो है नहीं एक बच्चे के लिए है, जो भी आएगा वो सबके लिए आएगा, तो सर सबको अडैप्ट करना है तो सबको प्रॉब्लम होगी। जो चीज़ों को देगा वो धीरे-धीरे ठीक और हो मैं तो कह रहा जाएगा। हूँ चीज़ों में ना पॉजिटिव्स देखो यार। अब तो ये भी डिसाइड नहीं करना है कि कौन-सा सेक्शन पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है। ये डिसाइड नहीं करना है कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, वो सब प्री डिसाइड है, तो नंबर ऑफ डिसीजंस कम हो गए हैं। लेकिन अक्षय जी ने बात बहुत ज़रूरी बोली है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग एक आर्ट है, सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो सीधे एग्ज़ाम में होगा, नहीं होता है भाई। कई बार आप एक सवालों में फँसते हो और बाहर निकल ही नहीं पाते हो। मतलब वो ईगो पे आ जाता है ना कि यार ये क्यों नहीं निकल रहा है? और एक और प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी में, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, कि जैसे थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट हो गया किसी सवाल में, तो आपको लगता है यार इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, अब इसको कैसे छोड़ दें? क्योंकि हमने टाइम इन्वेस्ट कर दिया है इस सवाल में, अब तो निकालना ही पड़ेगा। ये सोचना ही नहीं है आपको, भाई साहब जो टाइम इन्वेस्ट हो गया वो तो हो गया। अब सवाल नहीं निकल रहा है, छोड़ो और आगे बढ़ो।
फंस के नहीं रहना है। तो पहले तो आपको स्किपिंग प्रैक्टिस करनी है कि देखा और करना है नहीं करना है डिसाइड कर लिया। कभी कभी आप घुसोगे अंदर और फंस जाओगे, तो भी वहां से तुरंत निकलना, वरना पेपर में आपसे सारे सवाल देखे ही नहीं जाएंगे। एग्री? यस सर, ये बात तो है सर, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन को छोड़ रहे हो जो कि सारे करेंगे तो आपका बहुत लॉस है। आपको मतलब 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उन 20 क्वेश्चन को के लिए सिलेक्टिव रहना है जो कि आपको वन गो में करना है। बाकी क्वेश्चन के लिए आप बाद में टाइम बचाओ, और ईगो पे तो सर कुछ चीज़ लेनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ईगो पे लोगे तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा। आपको देखते ही छोड़ना है, चाहे आपका टाइम इन्वेस्ट हो भी गया हो 15-20 सेकंड, तब भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं फंस जाऊंगा आगे चल के, तो आप छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और अक्षय जी, वेट ऑफ कंपटीशन क्या होता है? अब तो आप रिलीफ हो गए, कंपटीशन का वेट नहीं है, सेलेक्ट हो गए, बट तैयारी के दौरान ये कंपटीशन का वेट कितना होता है कि भाई इतने लाख बच्चे, आप देखो डेटा तो होता 35 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, मतलब जान निकल जाए आदमी की सोच के कि 35 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। ये जो प्रेशर है इसको आप कैसे देखते थे? सर पहली बात तो हमें डेटा तो देखना नहीं है सर। 35 लाख है इसका मतलब ये नहीं है कि 35 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियस, क्योंकि अगर आप देखोगे इस साल का कट ऑफ बहुत कम गया है, 136 नंबर कट ऑफ गया है, तो आप देखोगे तो सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत कम है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि अगर आप अपने आप को फोकस कर लोगे तो इस ईरा में आपका सक्सेसफुल होना बहुत ईजी, क्योंकि इस ईरा में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। तो इस ईरा में आपका सक्सेसफुल होना बहुत ईज़ी है अगर आप अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से रोक लेते हो। तो सर डेटा 35 लाख का आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। सीरियस एस्पिरेंट जो होते हैं सर वो 1 लाख, 1.5 लाख ही होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में मैं अब अगर बात करूँ, उसमें होता है कि किसी साल जैसे मेरा था कि चलो कुछ लक फैक्टर रह गया या कुछ आपकी कमी रह गई, तो हो सकता है आपका 1 अटेम्प्ट में ना हो, 2 अटेम्प्ट में ना हो, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, काबिलियत है क्लियर करने की, तो आपका पक्का क्लियर होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लगे रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कंट्रोवर्सी वीडियो देखते थे क्या आप टीचर्स की? नहीं सर, देखी है सर कई बार, लेकिन वैसे मतलब ऐसा फँसना नहीं है, मजे के देख लिए लिया हाँ, बस ऐसे ही। कि चलो देखें क्या चल रहा है, क्या बिग बॉस में क्या हो रहा है। ठीक। बाकी यूट्यूब पर और क्या देखना पसंद था आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मुझे स्टैंड अप कॉमेडी देखना बहुत पसंद है। कौन है सबसे बेहतरीन कॉमेडियन आपके हिसाब सर से? मैं अभिषेक उपमन्यु देखता हूँ, मतलब अच्छा। बहुत अच्छा कॉमेडियन है, मतलब उसकी कॉमेडीज़ लाइक जितनी वीडियोज़ हैं उसके ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत रात को लाइक ओशो जो हैं उनके मतलब पीसफुल के लिए, माइंड ऑफ पीसफुल के लिए, लाइक आपको भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उसके लिए मैं उनको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। ओशो के विचार लेकिन बहुत क्रांतिकारी हैं। ओशो को सुन के दिमाग हिल जाता है। हाँ, मैंने ओशो की बुक्स पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट सारी पढ़ी हैं। मुझे पढ़ने का शौक है, मैं वीडियोज़ कम देखता हूँ। तो मैंने जितने भी थिंकर्स रहे हैं बड़े-बड़े, बड़े-बड़े सबकी किताबें पढ़ी है। ओशो बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे यार। बहुत ही करेजियस और क्रांतिकारी। राइट। बाकी सर एंटरटेनमेंट की तो वही है, कंट्रोवर्सी वगैरह देख ली। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता था बस, उससे कुछ मतलब तो है नहीं, बस थोड़ा और ये मुझे भी रहता था। लगता है कि एसएससी में सबसे अच्छी बात ये है ना कि मनोरंजन का भी जुगाड़ टीचर्स करके रखते हैं। तैयारी के दौरान बच्चों को कौन-सी 3 मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? नॉट टू डू मिस्टेक्स। सर सबसे पहले तो आपको जो आपने बोला कि बच्चों को मॉक से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, चाहे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हों चाहे खराब हो रहे हों, हर दिन आपका एक जैसा नहीं होगा। डरना नहीं करना है। बिल्कुल आपको ये नहीं कि किसी दिन आपके मॉक में 390 में से 280 आ गए, 275 आ गए, तो आप डर जाओगे भाई मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे खुद के कई बार बहुत खराब नंबर आते थे। तो आपको उस समय आधा घंटा रिलैक्स करना है, 1 घंटा की चलो अब 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो आप 1 घंटा, उसके बाद अपने आप को फिर से रीबिल्डअप करो। तो मॉक्स तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरा सर बच्चे प्रिपरेशन दौरान में ये रहते हैं कि मतलब बहुत सारे कंटेंट पढ़ लें, इधर से भी पढ़ लें, उधर से भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, उसकी मैराथन चल रही है, उसकी मैराथन चल रही है, सबकी मैराथन देख लें। तो सर मैराथन देखने से तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं, क्योंकि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो आप मैराथन देख के तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम्स देखो। जितना ज़्यादा आप कम चीज़ों में मल्टीपल टाइम्स करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे टीचर होते हैं ना यूट्यूब पर आके बोलते हैं कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि 99% टीचर्स 99% टाइम जो कर रहे होते हैं वो उनके लिए बेहतर होता है, इसलिए कर रहे होते हैं। यस। एग्ज़ाम के नज़दीक मैराथन का मतलब ये होता है कि बच्चे को, जो बच्चा कम तैयारी करके बैठा है, उसको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा, राइट?
तो बच्चों के लिए मेरी सलाह ये है कि यार आप कंटेंट को चूज़ करो, ना कि कंटेंट आपको चूज़ कर रहा है। कि आपने कोई भी थंबनेल देखा कि 100 बेस्ट क्वेश्चन तो पहुँच गए देखने, राइट? आप अपनी तैयारी को इतना सॉलिड रखो कि आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप कंटेंट सेलेक्ट कर पाओ कि मैं क्या देखूँगा और मैं क्या नहीं देखूँगा। सर तो आपको अपना ये रहना चाहिए कि आपको बिल्कुल सेलेक्टिव रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, तो आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे हाथ पैर मारने की, कुछ नहीं होने वाला। टेलीग्राम देखते थे आप? यस सर, मैं टेलीग्राम पे सर उतना एक्टिव नहीं था, मतलब अपनी पीडीएफ्स निकाली, अपना लैपटॉप में करा और बस पढ़ रहे हैं, इतना टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं था। टेलीग्राम पे भी मैं 1-2 महीने से ही एक्टिव हूँ, जब हो मेंस गया है। का हो गया था उसके बाद। नहीं, सही टाइम भी यही है। मतलब आप जब आपको यार वैल्यू मिले, लोग आपको सीख कर रहे हो, तब जाओ ना। मैं बच्चों को बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके क्या करते हो आप? टीचर्स की रील देख रहे हो, जो सेलेक्ट हो गए उनकी रील देख रहे हो। यार अभी छोड़ो, सेलेक्ट हो जाना फिर बनाना रील, लोग देखेंगे, है ना? और सर थर्ड मिस्टेक ये है कि मतलब आपको रिवाइज़ करना है चीज़ों को। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे, मतलब आपने 1 महीने या डेढ़ महीने भी, जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने 1 डेढ़ महीने भी छोड़ दिया, तो आपके दिमाग से सब निकल जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था कि मतलब लाइक हमने 10 दिन नहीं पढ़ाई की, तो हमें वो होने लगता था कि भाई अब तो सब भूल रहे हैं। तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चाहे आपसे हो, चाहे आपसे ना हो। लेकिन आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएस के क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। उतना ज़्यादा आपके माइंड में फ़ीड होती चली जाएँगी चीज़ें जीएस को लेकर स्पेसिफिकली। एक चीज़ मुझे ये बताना आप कि जब आप पढ़ते थे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, आप कभी ऐसा होता था मन पक गया कि अब ब्रेक चाहिए मुझे? हाँ सर, होता है, ऑब्वियसली सबके साथ होता है, ह्यूमन माइंड है सर। एक फ़ेज़ आता है कि जब आपको लगता है कि नहीं यार, अब ठीक है, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए 5 दिन का या 4 दिन का। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, अगर आपने 2-3 महीने, 4 महीने लगातार पढ़ाई करी, आपको पता है कि 2-3 दिन के ब्रेक से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा मेरी स्टडी पर, मैं वापस इनको कवर कर लूँगा। तो उस समय आप ले लो, क्योंकि अगर आप उस समय को कोशिश भी करोगे कि नहीं भई मैं तो पढ़ूँगा ज़बरदस्ती, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड तो वहाँ है नहीं, बस आप ज़बरदस्ती का आँखें खोल के वहाँ पे बैठे पड़े हो, तो उस चीज़ से आपकी एफ़िशिएंसी नहीं आएगी। तो अगर आपको ब्रेक लेने की नीड है, आपको लग रहा है कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, तो आप ले लो ब्रेक, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कि आपको ब्रेक के बाद फिर से जब स्टार्ट करो, तो आपको पूरा अपना माइंडसेट के साथ वहाँ पे स्टार्ट गेट करना है। बैक सून। यस सर। नए एस्पिरेंट्स के लिए कोई संदेश आपका? क्योंकि ये सपना सबका होता है कि एसएससी, सीजीएल जैसा एग्ज़ाम निकालें, पर लड़ाई लंबी है, यस। पेशेंस चाहिए, बिना पेशेंस के तो कुछ नहीं होना। क्या संदेश है आपका नए लड़कों के लिए, नई लड़कियों के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, कि कैसे वो अपना पेशेंस बना के रखें और कैसे वो लगे रहें ताकि सफलता के चांसेस उनके बढ़ें? सर नए लड़कों के लिए यही है कि अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है, मतलब आप मैथ्स वगैरह में अच्छे हो, तो हो सकता है आपको कम टाइम लगे। लेकिन जो बच्चे वीक है थोड़े मैथ्स वगैरह में, उनको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ हुआ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार सिस्टम फॉल्ट की वजह से या थोड़े बहुत कुछ कमियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो आपको सर डरना नहीं है, आपको थोड़ा अपने आप को पेशेंस रखना है कि ठीक है, अब ये फ़ील्ड ही ऐसा है सर जिसमें टाइम लगता है आपको, क्योंकि चीज़ों को अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपकी वैल्यू नहीं हो पाएगी। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप में ये है, आपको अपने अंदर से मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरे में एबिलिटी है और आज नहीं तो कल मैं पक्का करके दिखाऊँगा, चाहे जो हो जाए। तो वो तो आपको रखना पड़ेगा, अपने अंदर गट्स रखने पड़ेंगे। अच्छा बताना, पहली जो सैलरी आएगी, कितनी आएगी आपकी और क्या करोगे उस सैलरी से? सर 65,000 से 70,000 के अप्रॉक्स आएगी सैलरी पहली ओएस की। और सर पहली सैलरी में यही है कि मतलब मम्मी के लिए या पापा के लिए बेटर कपड़े या बेटर जो भी है एक्सेसरीज़, गहने वगैरह खरीदने हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत मेहनत करी है सर। मतलब मम्मी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और पापा का भी, मतलब 20 साल की उम्र में गुड़गाँव में आ जाना, गुड़गाँव में मेहनत करना, अपनी मेहनत से यहाँ पे हमने अभी थोड़े दिन पहले अपना घर भी बनाया है। तो वो सर बहुत, मतलब छोटे से बहुत छोटा-सा गाँव है जहाँ से पापा आए हैं, तो वहाँ से आकर ये चीज़ें बिल्डअप करना बहुत मेहनत लगती है। तो पहला तो सर उन्हीं के चेहरे पर खुशी देखनी है पहली सैलरी से जब आएगी। एक जनरेशन की ना कुर्बानी लगती है अगले जनरेशन को बेहतर करने के लिए, और वो जनरेशन आपके पापा की थी, ठीक है? यस। अब आप उस फाउंडेशन पे बिल्ड करोगे आगे, तो कहते हैं ना कि एक अच्छी सरकारी नौकरी ले लेना आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको पूरा बदल देता है, और इसमें पूरा योगदान आपके पेरेंट्स का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अक्षय जी, और इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
कहते ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे अर्जुन आज मेरे सामने हैं, तो मैं आपको सामने से देख पा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ और आशा है कि आप पूरे जीवन में तरक्की करते रहें और बहुत आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, और उन सभी टीचर्स का धन्यवाद जिनका योगदान रहा है मेरी सिलेक्शन में। आपको अपने टीचर्स पर ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है कि जो भी है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आपको उन पर ट्रस्ट रखना है कि हाँ, इन्हीं से मेरा सिलेक्शन होना है। आपको उन पर ट्रस्ट रख के आपको फॉलो करना है उनको। बस 2 साल, 1 साल जो भी लगे आपकी टाइमिंग, अच्छे से फॉलो करिए। थैंक यू आप सभी को।